अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की अस्करी सिफारतकारी के सम्राट सामने दिखाई देने लगे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के 45 दिनों में अमेरिका के 2 दौरों, बाअसर मुलाकातों और अहम शख्सियात से राबितों ने अमेरिकी पॉलिसियों में पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह झुकाव देखने में आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को मुतासिर कुन शख्सियत करार देने के बाद अमेरिका ने न सिर्फ टैरिफ के नफाज पर भी नरमी बरती, बल्कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पर निस्फ टैरिफ आयद किया, जिसके बाद अब अमेरिका ने बलूचिस्तान में सरगर्म अमल 2 बदनाम कलअदम दहशतगर्द तंजीमों मजीद ब्रिगेड और BLA को दहशतगर्द करार देकर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत करती है। नाज़रीन, ये आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक है और प्रॉक्सी वार में भारत के लिए एक बहुत बड़ी हज़ीमत भी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनतुल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे हैं और ये बात भारत ही था जिसने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ड्रामे करने के बाद पाकिस्तान को फैटफ लिस्ट में डालकर भंगड़े डाले थे और आज उसी फैटफ की तलवार नई दिल्ली के सर पर लटकती दिखाई देती है। भारत अपना पूरा डिप्लोमेटिक ब्रिगेड लेकर दुनिया में घूमता फिरा और हमारे सिपाही सालार ने अमेरिका के 2 दौरे किए और सारी भारतीय चालें उलट कर रख दी, यानी 100 सोनार की और 1 लोहार की। सिक्योरिटी जराए कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की कोशिशों का नतीजा है। अमेरिका कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी से लेकर जाफर एक्सप्रेस पर हमले में रॉ के मुलव्वस होने तक के नाकाबिले तरदीद शवाहिद नज़रअंदाज नहीं कर सका और उसे मानना पड़ा और बिलाखिर उसने इन दोनों कलअदम जमातों को दहशतगर्द करार दे दिया। नाज़रीन, अमेरिका के जो फैसला है पाकिस्तानी मिलिट्री डिप्लोमेसी की कितनी बड़ी कामयाबी है और इस फैसले से बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से निपटने में हमें कितनी मदद मिल रही होगी और इन तंजीमों को ब्लैकलिस्ट करार देने से रॉ के जो प्रॉक्सी मिशन हैं उन पर क्या असरात होंगे और क्या सिपह सलार की कोशिशों से सरमायाकारी पर भी कुछ मुस्बत असरात दिखाई देंगे। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर पैनल मौजूद है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है जी सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ रफ़ीक साहब ने। उनके साथ आप देख सकते हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ शराज हसनात साहब मौजूद हैं लाहौर से, और लाहौर ही से वीडियो लिंक ही पर उस्मान अहमद भट्टी साहब भी मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। आप तमाम साहिबान का पहले तो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मैं शहजाद फारूकी साहब सर आपसे करना चाहूँगी। सर, अमेरिका की जानिब से ज़ाहिर हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है कि BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। ये तो सिर्फ इस बात की दलील हुई ना कि अब दुनिया पाकिस्तान को वाक़तन दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क समझने लगी है और पाकिस्तान के इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ है, वो इमेज जो भारत ने कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा देखिए, मुझे कभी भी ख़ारजा अमूर से मुतल्लिक ये गलतफहमी नहीं रही कि फ़लाना मुल्क जो है वो हमारा दोस्त और बेली है और हम उसके लिए कोई नफ्स नातका की अहमियत रखते हैं। ऐसा नहीं हुआ करता। बुनियादी बात यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। ये नहीं है कि उसको नहीं पता था कि हमारे साथ क्या गुजरी है। आपने अभी अपना जिक्र किया कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम पिछले कई सालों से बल्कि 70,000 से ज़ायद लोगों की हम जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। अरबहा डॉलर का हमारा नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद दुनिया में नहीं मानती थी कि हमारा कोई नुकसान हुआ है या हमारी कोई उस तरह से दहशतगर्दी में हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई है। लेकिन इस वक्त चूँकि अमेरिका के मुफादात अलाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ और भारत को एक सबक सिखाना मकसूद है, भारत को उसकी औकात याद दिलाना मकसूद है, तो ऐसे में वो हकायक जो कहीं पसे पर्दा थे वो अब अमेरिका को नज़र आने शुरू हो गए हैं। थैंक गॉड। इसमें यकीनन हाफिज़ आसिम मुनीर की क़यादत का भी फ़र्क है कि उन्होंने जब बराह रास्त उनकी मुलाकातें हो रही हैं तो वो अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह तौर पर सामने रखते हैं। और जब आप किसी मुल्क की ज़रूरत हो और ऐसे में आप अपना केस मजबूती के साथ पेश करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आपको फ़ायदा होगा। ये यकीनन एक बड़ी कामयाबी है कि BLA और मजीद ग्रुप जो है वो दहशतगर्द करार पाए हैं, चूँकि बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में एक मुसलसल बढ़ती हुई तशवीश है जिसके बायस हमें ये सोचना पड़ता है कि पता नहीं बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। हर गए दिन के साथ हम ये सुनते हैं कि वहाँ पे ये हो गया, वहाँ हो गया। इवन ट्रेन का हादसा हुआ, छोटे मोटे वाक़यात, पंजाबियों की हलाकतें वहाँ पे। तो ये वो सारे हालात थे जिनके पेश नज़र पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि बलूचिस्तान के हवाले से हमें इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल हो। हालांकि बलूचिस्तान के हवाले से भारत ने एक दफ़ा मनमोहन सिंह ने इसका एतराफ़ भी किया जब शर्मुल शेख में यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे और उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी, तो डोजियर्स की बुनियाद पे वहाँ पे बलूचिस्तान का जिक्र आया था उस वक्त।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बुनियाद के ऊपर फिर कोई चीज़ उस तरह से तामीर नहीं हो सकी कि हम भारत के साथ कोई कंस्ट्रक्टिव कोई डायलॉग कर सकते। तो अब जैसे कि भारत के ऊपर, चूँकि भारत एक बदमाश बना हुआ था और वो अपने साइज़ के ज़ोर पे, अपनी आबादी के, अपनी मार्केट के ज़ोर पे चीज़ों को डिक्टेट करता था, तो अब सूरत हाल तब्दील होती चली जा रही है। और लगता ये है कि अब की बार अगर कोई डायलॉग के हवाले से कोई पेशरफ्त होगी तो उस पर कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कोई उस पे बात बनाई जा। ठीक हो गया जी, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुस्बत ये जो अमेरिका की तरफ से इकदाम एक उठाया गया है। उस्मान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, मुझे ये बता दीजिएगा कि भारत के साथ हमारा क्या मामला रहेगा। इस पर तो डिस्कस किया हमने शहजाद साहब से। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि जो अमेरिकी फ़ैसला है, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने में बहुत ज़्यादा मदद हो रही होगी, अमली मदद मिलेगी कुछ इस फैसले के बाद? थैंक यू इसमें इकबाल साहब। देखें, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे जो है वो भारत मुलव्वस है, और पाकिस्तान को भी नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार है उसके पीछे पीटीआई है। काश इमरान खान साहब भी एक ट्वीट कर दें कि हाँ, ये जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है इसमें भारत मुलव्वस है, मगर इमरान खान साहब कभी ट्वीट नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ट्वीट करेंगे कि 14 अगस्त को बाहर निकलो, फौजी तंसीबात को जलाओ, मुल्क में इंतशार फैलाओ। बात यह है कि ये मुल्क की सालमियत का मसला है। अगर ये मुल्क होगा तो पीटीआई भी सियासत करेगी, नून लीग भी सियासत करेगी। मैं समझता हूँ कि सफारती सतह पर ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, वो इस वक्त मौजूद है अमेरिका में, और ये पाकिस्तान ने वहां पर जाके अपना केस को अच्छा लड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका को कन्विंस किया और भारत को जो है पूरी दुनिया में अकेला तनहा किया है। मैं समझता हूँ कि ये मोदी की बहुत बड़ी नाकामी है। मोदी चाहता था कि वो पाकिस्तान में जंग के हालात पैदा कर कर जो है वो फेस सेविंग ले और इलेक्शन जीत सके, मगर अब जो हालात बन गए हैं, मोदी की अपनी सीट जीतना भी मुश्किल हो गया है। मोदी के वज़ीर-ए-आज़म की बात तो दूर हो गई, मोदी खुद से इलेक्शन जीत जाए ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, पाकिस्तान बेफस से कह रहा है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है उसके पीछे बात मुलव्वस है, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर एक सियासी जमात है जो खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस है। दहशतगर्दी क्या है? दहशतगर्दी बेसिकली ये है कि आपने मुल्क की इकोनॉमी के हर सूरत में तबाह करना है, और ये मुल्क की इकोनॉमी को सबसे तबाह किया पीटीआई ने करप्शन की सूरत में। उनका सूबा देख लें, वो इस वक्त चारों सूबों की निस्बत कहाँ पर अच्छा उस्मान साहब, बड़ी माजरत के साथ उनके अपने मुल्क में, उनके अपने सूबे में दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, ठीक हो गया। पता नहीं क्या मसाइल हैं उस्मान साहब, नून लीग के सपोर्टर्स के, खुद नून लीग वालों के। कोई सवाल उनसे कर लो, इमरान खान की बात, आप लोगों की बात जो है उनके बगैर कंप्लीट नहीं होती। आसमा अब भट्टी साहब की गली से 2 गटर के ढकने चोरी हुए हैं, वो उनका जिक्र करना भूल गए हैं, उसमें भी पीटीआई वाले मुलव्वस। शराज साहब भी लाहौर ही में रहते हैं, उन्हीं गलियों में, उन्हीं एरियाज में रहते हैं। शराज साहब, आप मुझे पहले तो ये फरमा दीजिएगा, कोई मसला होता है ये नून लीग के सपोर्टर्स जो हैं, हुकूमत के जो हामी हैं, कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत के, वो पीटीआई का जिक्र क्यों ले आते हैं? और ये बड़ा संजीदा एक सर ये मसला है, ख़ास तौर पर शराज साहब, जब हम भारत की बात करते हैं। कभी पाकिस्तान पर टेरर फाइनेंसिंग का झूठा इल्ज़ाम लगाता था, फैटअप में हमारे गिर्द घेरा तंग कराया गया, लेकिन अब भारत के गिर्द भी वैसा ही घेरा तंग होता आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ठोस शवाहिद भी हैं, सबूत भी हैं, मौका भी है सर अब तो। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। उस्मान भट्टी साहब मेरे छोटे भाई हैं और उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उन्हें अपनी नौकरी पक्की करने में वो बड़ा जरूरी है। बाकी वो जो मर्जी करते रहे, वो रहेंगे हमारे भाई। दूसरी गुजारिश ये है कि ये बहुत एक छोटा भाई भी कह रहे हैं और इस तरह की बात भी कह रहे हैं, क्या आप तो उनकी नौकरी के दर पे हैं, अभी तो नौकरी मिली नहीं, हम तो दुआएं कर रहे हैं इधर के नौकरी को मिले हमें। अल्लाह ताला उन्हें और नवाजे। कमिंग बैक टू द टॉपिक एज वेल, देखें ये बहुत एक मेजर अचीवमेंट है जो फॉर्चुनेटली हमें उस वक्त पे मिली है जब हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला दोनों अमेरिका के दौरे पे हैं, और जो खबरें आ रही हैं उसमें दे आर आल्सो गेटिंग सम वेरी सक्सेसफुल। हमें इस चीज से कतई नजर कि किसका ताल्लुक किस पार्टी से है, हम पाकिस्तानी हैं, और जहाँ पे हम देखेंगे कोई भी चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वहाँ पे सबको मिलजुल के साथ चलना है, इकट्ठे खड़े होना है। और जहाँ पे हम देखेंगे कि इस चीज में पाकिस्तान का भला है, तो वहाँ पे भी सारी मफादियात को पसे-पुश डाल के हमें इकट्ठे खड़े होना है। इस मौके पे कहीं पे मेरा भी ख्याल किसी को भी सियासत करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये चीज आप देखें पाकिस्तानी रिकॉर्ड में BLA 2006 में और शायद 2016 या आगे जाके मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्दों की तंजीमों में शामिल किया गया था।
अमेरिका भी इसको कंसिडर कर रहा था। द मेजर अचीवमेंट विच वी हैव गॉट राइट नाउ कि खासतौर पे मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि जो फंडिंग मजीद ब्रिगेड को मिल रही थी, खासतौर पे स्विट्जरलैंड जो बीएलए के गढ़ माना जाता है और बीएलए के सारे बागी और मफरूर लीडर, खुद साख्ता लीडर, वो इस वक्त स्विट्जरलैंड और दीगर इलाकों में मफरूर हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट के ऊपर भी अब ये प्रेशर बिल्डअप होगा कि मजीद ब्रिगेड बीएलए जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फहरिस्त में फॉल कर रही है, उनकी फंडिंग किस तरह होगी, क्योंकि इसके बाद उनके तमाम बैंक अकाउंट्स सस्पेंड हो जाएंगे, तमाम एक्टिविटी सस्पेंड हो जाएगी और कहीं पे कोई भी किसी किस्म की टेरर फाइनेंसिंग में इनके साथ इन्वॉल्व हुआ तो उसको 20 साल कैद की सजा अमेरिका देगा, हम तो बाद में देंगे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कहीं ना कहीं जो हमारा साथ है। दूसरा, ये बहुत बड़ी हमारी है क्योंकि बीएलए का मेजर जो टारगेट था वो चाइनीज थे और बीएलए पाकिस्तान में खासतौर पे जो चाइनीज गैर मुल्की थे उनके सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक कर रहा था, उनको कर रहा था और चाइना की बहुत रिजर्वेशन थी। तो इस पेज पे जब अमेरिका ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए मजीद ब्रिगेड और बीएलए को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है, तो इससे हमारे जो रिलेशनशिप विद अमेरिका है, जो ऑलरेडी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, वहां पे जो ट्रस्ट विद द चाइनीज है वो भी ज्यादा बिल्डअप होगा और चाइनीज को भी एक सपोर्ट मिलेगी जहां पे चाइनीज भी इनके खिलाफ काम कर सकेंगे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान से, बाकायदा तौर पे ईरान से और बाकायदा तौर पे मैं नाम ले रहा हूँ यूएई से ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि इन तीनों मुल्कों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी हो रही है और खासतौर पे मुबैना तौर पे जो बीएलए की फंडिंग है उसमें ये शवाहिद मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि यहाँ पे इन तीनों मुल्कों को खास तौर पे इस चीज को देखना है कि अगर बीएलए को कोई फंडिंग यहाँ पे आ रही है जो पाकिस्तान में टेररिज्म में इस्तेमाल हो रही है, हाँ। तो अब उसको इस आलमी कवानीन के मुताबिक उन्हें इसको रोकना है और इसमें पाकिस्तान का साथ देना है। अब कहीं पे भी वो तीनों मुल्क भी इसके तहत अंडरफॉल कर गए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाते थे। इन दोनों तंजीमों के खिलाफ उन्हें एक्शन उठाना है और अगर वो नहीं उठाएंगे तो उनके ऊपर भी इस सिलसिले में दहशतगर्दों की मदद के इल्जाम के तहत कार्रवाइयां हो सकती हैं। और जाहिर है आपने मुल्क का नाम तो ले दिया, लेकिन यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में आती हूँ उस्मान साहब आपकी तरफ, ये क्लियर करना, वाजे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन ममालिक के हो सकता है कि जो करता धरता है उनको इसका इल्म ना हो, लेकिन भारत उनकी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ करवा रहा है। अदरवाइज तो ये तमाम ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान के दोस्त ही हैं। उस्मान साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं लगता है शराज साहब को। जी, मैं शराज साहब की बात पूरी सुन नहीं पाया। जो मुझे समझ आई है, ना मैं किसी का छोटा भाई हूँ और ना मैं किसी हुकूमती मुलाजमत पर हूँ। ये जरा थोड़ा सा ये अपने क्लियरेंस कर लें जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है। अगर मैं हुकूमती किसी ओहदे पर हूँ तो ना मैं तकफा लेता हूँ, ना मैं प्रिविलेजेस एंड पक्ष लेता हूँ, मगर मैं बात हकीकत पर कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है उसको स्टेबिलिटी की जरूरत है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त बीएलए पर एलिगेशन लग रहा है, मैंने उसको लिंक इसलिए किया कि ये तो पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है, हमारे मुल्क की रियासत और स्टेट ये कह रही है कि हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी जो कर रही है, पीटीआई को होश के नाखून लेने चाहिए, इनको समझना चाहिए कि सियासत करें, रियासत के साथ ना खेलें। ठीक है सर, वैसे वो बचपन से सुनते आए हैं मुसलमान भाई होते हैं। अब भाई ये तो ना कहें भाई नहीं है आगे बैठ जाते हैं। नहीं, छोटा भाई ने कहा देखिए बराबर बड़े भाई बराबर के भाई। मैं आपको ये बताऊं, बात ना छोटे भाई की ना बड़े भाई की है। बात हमने इस वक्त करनी है लॉजिक बेस्ड, हमने सहाफत करनी है, लॉजिक बेस्ड बात करें कि क्या हमारे मुल्क में बदअमनी किस वजह से है, इकोनॉमी नहीं ठीक है जी। आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। पॉलिसी ये रही है कि जी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह से खून खराबा और ये सारी चीज़ें हो तो आप कहीं ना कहीं उस्मान साहब सही कह रहे हैं कि फिर ऐसे लोगों से मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं बनते थे, नहीं होने चाहिए थे और उसका रिजल्ट अभी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। यू आर वेरी राइट इस पॉइंट को लेकर। काशिफ साहब सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। फाइनेंशियल टाइम्स ये रिपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है कि आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई है। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हैरत अंगेज़ है, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। सब हैरान है कि गैर रिवायती सदर हैं ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे पाकिस्तान ने ताल्लुकात कैसे उस्तवार कर लिए हैं। बहुत सारी जगहों पर भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई काला जादू वादू हुआ है। क्या जादू हुआ है काशिफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा पाकिस्तान ने एक मुस्तकिल स्ट्रगल की है। पाकिस्तान के ऊपर जो जारियत मुसल्लत की गई उसका जवाब भारत को देने के लिए फ़ौज जब तैयार हुई, सिपा सलार जो है वो फ्रंट लाइन पे थे, सियासी क़यादत जो है उनके साथ बैकिंग में पूरी थी। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो यकसुई है और ये जो 3 साल से एक यकसू पॉलिसी है, ये सारा उसका शाखसाना है।
फील्ड मार्शल साहब की एफर्ट हो पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए या किसी सियासी रहनुमा की एफर्ट हो, बहरहाल पाकिस्तान के मामलात को बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे मेरी राय है कि BLA और मजीद ब्रिगेड का तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना जो सा वो मुनासिब नहीं है। देखें, तहरीक इंसाफ ने गो कि 9 मई 26 नवंबर किया, हम उस वक्त भी कहते थे कि सियासतदानों का काम है कि आप बैठ के मुज़ाकरात करें। अल्टीमेटली अब भी कोशिश तो मुज़ाकरात की हो रही है ना जी, फील्ड मार्शल साहब से हो या शहबाज शरीफ साहब से हो या फौज से हो, इमरान खान उन्हीं से मुज़ाकरात करके रास्ता लेना चाहते हैं ना। सो माला ये है, BLA ने तो बहुत ज़्यादा जुल्म किया। BLA और मजीद ब्रिगेड को फंडिंग इंटरनेशनल हुई, ये भारत की प्रॉक्सी थी भारत के, और ये इसका खुद मोदी ने कहा कि उसने पहले इनसे कहा कि वहाँ जो इस तरह की तंजीमें हैं वो अटैक करें अंदर से, हम बाहर से अटैक करेंगे, जिस वक्त पाकिस्तान पे जारियत मुसल्लत की गई। सो इन डॉट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि BLA और मजीद ब्रिगेड के साथ जो है वो नेक्सस था भारत का। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो मर्जी बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है ये भारत और इसराइल की मस्ती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो अफगानिस्तान के रास्ते से हो, वो ईरान के बॉर्डर से हो, वो अंदर से हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो वारदातें हो रही हैं, इनके सहूलतकारों को भी उतनी सज़ा देनी चाहिए जितनी बाहर के लोगों को सज़ा दी गई। और जो सहूलतकार है वो किसी भी सियासी जमात से है, वो मेरी बिरादरी से है, वो किसी और बिरादरी से है, जो सहूलतकार है उसको कैफे किरदार तक लाना चाहिए, उसका लोगों को बताना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक डिटरनेस कायम होनी चाहिए। ठीक है, ये सजाएं अब दी जा रही होंगी, अमेरिका की जानिब से भी दी जा रही होंगी, और जाहिर है कि हम बहुत ज़्यादा खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर हमें जो दहशतगर्दी की लहर दिखाई देती है उसको काबू करने में इससे बहुत ज़्यादा मदद आएगी। अमेरिका का ये बड़ा ऐसा इक़दाम है। और जी, जब हम बात करते हैं फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका की, और जब हम ये कहते हैं कि उनके इस दौरे से पाकिस्तान को बहुत सारे माशी फ़ायदे जो हैं वो हासिल होने जा रहे हैं, तो आज हम ज़रूर बात करेंगे गैलिप सर्वे की, जिसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में जो मालियाती इदारे हैं मुस्बत इशारिये और गुड रिपोर्ट्स उनमें से आ रही हैं, अच्छी रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। क्या अच्छी रिपोर्ट्स हैं? क्या हमारे तज्ज़ियाकारों के ख्याल में भी पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है? अगर है तो किसके मरहून मिन्नत है? इस पर डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। गैलिप की जानिब से ताजिरों की राय पर मबनी एक सर्वे जारी हुआ है जिसमें 46% ताजिरों ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बेहतर करार दिया है, जबकि 34% ने बरअक्स राय दी और अदम एतमाद का इजहार किया। सर्वे बताता है कि कारोबारी सूरत हाल पर ताजिरों का एतमाद बढ़ा है। 61% ताजिरों ने कारोबारी सूरत हाल को अच्छा और 39% ने मुश्किल करार दिया। सर्वे में ताजिरों ने अपनी राय देते हुए महंगाई, तवानाई, अखराजात में इजाफे और टैक्सेस की शरह को बदस्तूर अहम मसला करार दिया। सर्वे के मुताबिक 28% शुरका ने महंगाई, 18% ने महंगे यूटिलिटी बिल्स और 11% ने टैक्सेस को सबसे अहम मसला बताया। इस सर्वे में काबिल ज़िक्र बात रिश्वत की शिकायत में कमी है। गुज़िश्ता बरस की आखिरी सहमाही की अगर बात करें तो 34% शुरका के मुकाबले में इस बार सिर्फ 15% ताजरों ने रिश्वत देकर काम कराने का एतराफ़ किया। सर्वे ये भी बताता है नाजरीन के कारोबार में बेहतरी के लिए 39% के मुकाबले में 61% ताजिर पर उम्मीद नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सर्वे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत सिस्टम में जो शफाफियत आई है उससे ताजिर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं। इस हवाले से हम अपने पैनल से डिस्कस करेंगे कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है इत्मीनान बख्श तो है, लेकिन आम आदमी पर अभी तक इसके समरात क्यों नहीं आ रहे हैं, और ये भी कि क्या ये बेहतर कारकर्दगी और अपोजिशन के कमज़ोर एहतजाज का असल सबब है। लोग हुकूमत से खुश हैं इसलिए बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि हुकूमत तो यही कहती हुई हमें दिखाई देती है। शहजाद साहब, ये मेरे ख्याल में आखिरी वाला सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। ये 5 अगस्त को भी लोग नहीं निकले, भाई हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, 14 को भी नहीं निकलेंगे तो बस जश्न आज़ादी मनाने के लिए निकलेंगे। बुनियानुन मरसूस की फ़तह जो हमने हासिल की है, शिकस्त दी है जो इंडिया को बदतरीन, उसको सेलिब्रेट करने के लिए निकलेंगे। PTI के लिए कोई नहीं निकल रहा, सब अच्छा जा रहा है हुकूमत की तरफ से और लोग उस पर खुश हैं। अच्छा, मुझे इस ख़याल ख़ाम में ज़िंदा रहने पे कोई मुझे एतराज़ नहीं है। अगर कुछ लोग इस यूटोपिया में रहना चाहते हैं तो बी माई गेस्ट, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मसला ये है कि जब आप ताकत के ज़ोर पे लोगों के सियासी राइट्स को कर्टेल करना शुरू करते हैं, उसके बाद आप लोगों से ये तवक्को रखें। लोग, ज़ाहिर है यहाँ पे सारे कोई जो है वो खून देने वाले मजनू नहीं होते, कोई चूरी खाने वाले मजनू जो हैं वो हमारे ज़्यादा होते हैं। तो चूरी खाने वाले मजनू जो हैं वो इंतज़ार में है कि कभी अच्छा वक्त आएगा। लेकिन मैं इसको PTI की हार नहीं समझता। मुझे नहीं लगता जब कभी उनको मौका मिलेगा वो
अपने जज्बात का इज़हार करेंगे। लेकिन अब जाहिर है कि एक आपने ज़ोर लगाया, आपने 26 नवंबर के बाद आपने देखा कि लोगों का हौसला ही टूट गया ना। आप लोगों को बार बार निकाल रहे हैं, काले दे रहे हैं, बुलाई जा रहे हैं। तो आखिर हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। कोई लोग इतने वेले तो नहीं है कि आप जब आवाज़ देंगे वो निकल आएंगे। लेकिन इसमें जो आपने गैलप सर्वे का जिक्र किया, तो मैं उसके हवाले से अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी कह दूं या बाद में कह दूं। मेरे नज़दीक इसके सैम्पल साइज़ को देखना होगा। ये कोई जो नताइज इन्होंने अखज़ किए हैं, मैं इनसे मुतमिन नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि आपकी पिछले 35 साल के अगर अदाद शुमार आप उठा लें तो आपका GDP जो है वो कम तरीन सतह पे है। अगर आप 35 साल की जो आपकी अशियाए ज़रूरिया की महंगाई का जो इंडेक्स है वो बुलंद तरीन सतह पे है। आपका जो बेरोज़गारी का इंडेक्स है वो 35 साल की बुलंद तरीन शरह पे है इस वक्त। और उसमें भी अगर आप नौजवान बल्ज का जो आप बार बार कहते हैं कि हमारे पास बड़ी तादाद में नौजवान हैं, उनकी बेरोज़गारी के अगर आप अदाद शुमार निकालें तो आपको लागे समझ जाएगी। तो ये जो सर्वेज़ हैं, मैं तो इवन मतलब ये तो गैलप पाकिस्तान का सर्वे है, मुझे तो इंटरनेशनल सर्वेज भी बाज़-औक़ात उस तरह से कभी मुतासर नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो रेटिंग एजेंसियाँ आपको क्या मुतासर करेगा शहजाद साहब आपको? जब तक आम आदमी की ज़िंदगी आसान नहीं होगी, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी नहीं आएगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, मैं उस वक्त तक इन अदाद शुमार को सिर्फ गोरख धंधा ही समझता हूँ जिसमें आम आदमी को उलझाया जाता है। लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए जब तक लोग इसका एतराफ़ नहीं करेंगे, ये इस तरह का ठीक हो गया सर्वे मुझे कभी भी मुतासर नहीं। ठीक है जी, ठीक है। उस्मान साहब सुन लिया आपने। गैलप सर्वे ये कह रहा है कि हुकूमती कारकर्दगी बहुत बेहतर है, लेकिन शहजाद साहब सवालात उठा रहे हैं। आलमी इदारों के हवाले से भी उन्होंने बात की जिनकी रिपोर्ट्स मुस्बत हैं। ये मुस्बत रिपोर्ट सर्वेज हुकूमती बेहतर कारकर्दगी की दलील हैं, शहजाद साहब मानने को तैयार नहीं है सर। जी देखिए, मैं शहजाद साहब से एग्री करता हूँ। मुल्क में आइडियल हालात नहीं है, चीजों को बेहतरी की जरूरत है, मगर बेहतरी की जरूरत उसी वक्त होती है जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। मगर ये मैं आपको साथ बताऊं कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट था वो कहाँ पर 22% पर था, आज 12% पर है। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर खड़ी थी, आज कितनी उसमें बेहतरी है। लोग जो है सरमायाकारी अब कर रहे हैं। जो आपको मैं बताऊं, अभी आपने रिश्वत की बात कही, अभी एक रिसेंटली एक केस जो है वो मीडिया पर आया कि ADCR जो है वो करप्शन में मुलव्वस है। मगर मैं ये बताऊं कि यहाँ पर 0 टॉलरेंस है। उस करप्ट ADCR के खिलाफ कार्रवाई हुई। किसी इन्फ्लुएंस मैं बहुत माजरत चाहता हूँ उस्मान साहब, मैं आपकी बारी में बोलना नहीं चाह रहा था। मुझे ये बताएं कि चीनी के स्कैंडल में जो पैसे कमाए गए हैं उसको आप करप्शन नहीं समझते? आप चीनी बाहर भेजते हैं, फिर वापस मंगवाते हैं, उसमें पैसे लेते हैं। आप गंदम बाहर भिजवाते हैं, फिर गंदम मंगवाते हैं, फिर उसमें हमें मतलब अवाम का पैसा जो है उसकी लूटमार करते हैं। आप कहते हैं कि रिश्वत नहीं ली जाती। दूसरी बात यह है जो आपने पहला इस हवाले से बात की कि आइडियल क्या, हम तो आइडियल के नजदीक तरीन भी नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते। जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। शहजाद साहब थोड़ा तो पुरुमीद रहा करें ना। उस्मान साहब बताइएगा। शहजाद साहब, मैं आपकी बातों से एग्री हूं और इस चीज पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद भी नोटिस लिया कि ये चीनी का स्कैंडल क्या है, उस पर इंक्वायरी हो रही है। जाहिर है उसमें माफियाज जो मुलव्वस हैं, चीजें 1 बाय 1 एकदम तो एक्सप्लोर नहीं हो जाती कि इन्वेस्टिगेट आनी चाहिए। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली एक केस आया जिस पर एक वफाकी वजीर को जो है उसे अटैच किया गया, मगर CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उस पर 0 टॉलरेंस बख्शी और उसकी इंक्वायरी की और उसको जो है अरेस्ट किया। ठीक है, आप ये फरमा रहे हैं उस्मान साहब की चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और जाहिर है कि इट विल टेक टाइम। इतना सडनली और फौरन से रातों रात तो नहीं हो सकता ना। मैं काशिफ साहब की उस बात में ऐड करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल जमातें जो है वो दहशतगर्द नहीं होती। मैं इस चीज से खुद एग्री करता हूँ, पॉलिटिकल जमातों का होना चाहिए। मगर इस मुल्क में 2 ऐसी पॉलिटिकल जमातें आई जिन्होंने सियासत के नाम पर दहशतगर्दी की। एक MPM थी और वो देख लें उसका हाल क्या हुआ, और दूसरी PTI थी। आप देख लें कि KPK में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो तालिबान को भगाया गया यहाँ से अफगानिस्तान, इमरान खान साहब ने वापस अपने सूबे में बुलाया और आज वो ही तालिबान जो है शाम में नाके लगाकर जो है वो लोगों को लूटते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया उस्मान साहब, मुझे आगे जाने है सर, टाइम हमारे पास कम है। शहराज साहब, आप इस सर्वे से मुतमईन हैं या आप भी समझते हैं कि नहीं, जब तक आम आदमी तक समरात नहीं पहुंचते हैं तब तो कोई फ़ायदा नहीं है? बट मेरे अपने ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे ना समरात, फ़ौरन तो नहीं पहुंच सकते। कुछ चीज़ें बेहतर होने में टाइम तो लगता है सर, जो इतने सालों से बिगड़ी हुई हैं।
हाँ जी, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल है कि मैं भी मिड 40s में चला गया हूँ और बाकियों की उम्र में बताना नहीं चाह रहा, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता कब आएगा, एवरीवन नोज अबाउट दैट, कि आपकी मेरी और बाकी हम सारे सैलरी पेशा लोग हैं कि सैलरी से कितनी तनख्वाह कट रही है हर साल, जो उसके अंदर इजाफा हो रहा है, हम हाई स्केल पे जाए जा रहे हैं। यू नो, यू जस्ट कंपेयर योर सैलरी व्हाट यू वर गेटिंग अ कपल ऑफ इयर्स बैक इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इवन वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और आपका जो सेल टैक्स का जो आपका टैक्स था, इनकम टैक्स, वो कहाँ था और अब कहाँ पे आ गया, तो पता नहीं उसके सम्राट हम तक कब पहुंचेंगे। हाल बता हम बहुत खुद कफील हैं, क्योंकि जो टैक्स रेशियो फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है, और हमारा टैक्स सिस्टम अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, दे आर फेल्ड टू गेट द टैक्स फ्रॉम दैट। और अगर उसके तनाजुर में इस सर्वे को हमने देखना है तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में राबी चैन ही चैन लिख रहा है, हर घर में सारी चीजें हैं, हर एक को सब कुछ खाने को मिल रहा है। आप हमारी एवरेज इनकम चेक कर लें, वो कितना ड्रॉप डाउन कर गई हुई है, जीडीपी हमारा कहाँ पे ड्रॉप डाउन कर गया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी आसमा, while heading a new channel, I am surprised to see कि किस तरह के लोग कितनी छोटी-छोटी तनख्वाह पे भी काम करने के लिए तैयार हैं और नौकरी लेने आ रहे हैं। This is the circumstances existing in the country, even in the journalism। तो बाहर लोगों का क्या हाल है आप देखें, रोज तस्वीरें होती हैं, लोग कूड़े से खाना उठा के इसी मुल्क में खा रहे हैं, और क्या सूरत हाल है। कमिंग बैक, देखें, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये सर्वे कराया किसने, गैलप ने पैसे किससे लिए हैं? There are some big questions on these lines। गैलप को क्या तकलीफ है कि गैलप जो है वो बार बार पैसे पाकिस्तान से रेलेवेंट सर्वे कर रहा है, और हर सर्वे जो वो कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं they are coming up in the pro statement for the federal government and especially for the PMLN government in Punjab as well। Why the Gallop is not coming up with some circumstances over there in the security in Balochistan? Why the Gallop is not coming up in some circumstances over there in KPK? तो ये जो सवालात आपने उठाए हैं इसका जवाब काशिफ साहब से ले लेते हैं। काशिफ साहब, वैसे गैलप का तो काम ही सर्वेस करना है ना, सर्वे ना करें तो और क्या करें, लेकिन भाई बार बार तारीफ क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये बता दें आप शहराज साहब को। मेरे तो ख्याल में जितना अभी तक सर्वे हमने देखा है उसमें तो सारा उन्होंने बता दिया कि इतने % लोग ये कह रहे हैं, इतने % ये कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में मसाइल तो हैं काशिफ साहब, हम सबको इसका इदराक है मसाइल का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पहले मैंने कहा कि टाइम तो लगेगा, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा तो रही हैं। देखिए, मौलाना मदूदी साहब ने कहीं लिखा था कि तब्दीली जिस रुख से आती है उसी रुख से वापस जाती है। अगर चीज़ें एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए ठीक होंगी, बेहतर होंगी, तो वो सस्टेनेबल होंगी। रेवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए होंगी तो फिर उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। सो अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट करेंगे, लोगों को काम करने देंगे, गवर्नमेंट्स को काम करने देंगे, तो एंड ऑफ द डे जब 5 साल के बाद इलेक्शन में जाएंगे तो लोगों को इदराक होगा कि भाई इन्होंने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया। आज जिस जगह पे हम बैठ के देख रहे हैं, हमें ये कंपैरिजन करना चाहिए कि साल पहले की सूरत हाल क्या थी, 2 साल पहले की सूरत हाल क्या थी। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में करवाना चाहते थे, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि उनके लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। आज सेम सिचुएशन नून लीग के साथ है। सो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल ना मसाइल ख़त्म हुए, ना यकलख ख़त्म हो सकते हैं। आप रशिया को ले लें, चाइना को ले लें, टर्की को ले लें, ये 3 ममालिक हमारे सामने हैं। इन्होंने अगर अपने आप को गेयर अप किया है, अपनी चीज़ों को बेहतर किया है, तो उसके पीछे आप कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ हैं, कंटिन्यूटी ऑफ हुकूमतें हैं, मामलात हैं। अब हमारा मसला ये है कि हमें तो अभी दूसरा साल हुआ हुकूमत को, हम कह रहे हैं आज गई कि कल गई। रोज़ाना लंगर का भी ये हो रही है कि बस लगता ही है कि मोहसिन नकवी साहब एक्टिव हो गए, वो शहबाज शरीफ साहब खा जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब को खा जाएंगे। असल इशू क्या है, आप काम कीजिए, आप लोगों को डिलीवर कीजिए, भले स्लो स्पीड से कीजिए। मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली, लेकिन एक चीज मैं आपके जो मैं क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं सर? सदर पाकिस्तान को कौन खा रहा है? सर, सदर पाकिस्तान को जिसने खाना उसका पता भी नहीं लगेगा। बहरहाल बात यह है कि जिसको जो खा रहा है, ये देखे ना, ये स्पेकुलेशन है, कैसे सस्टेनेबल मोड होगा हुकूमतों का। मेरा मानना एक है कि आप इस मुल्क में सिर्फ एक काम कीजिए, आप करप्शन करने वालों को कैफे किरदार तक पहुंचा दीजिए। एक बेचारे ADCR को छोड़ें, ठीक हो गया। सर आप देखें ना, जिन्होंने यहाँ से बाहर जाके, यहाँ का जो एक 11वें या 17वें स्केल का ब्यूरोक्रेट है ना, वो बाहर उसके बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, और गरीब का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल नहीं पढ़ सकता। दूसरी एक जुमला ऐड कर, मेरा उस्मान साहब से दरख्वास्त है, आप साहिब इख्तियार हैं, आपको एक बात सुनी जाती है, उन्हें कहीं सर खुदा को माने, CDA में हाथ ले लें और CDA में करप्शन के ऊपर लोगों को फिक्स कर दें,
कोई चीनी पे कर दे। जब तक आप लोगों के अंदर डिटरनेंस कायम नहीं करेंगे, करप्शन के ऊपर पकड़ेंगे उस्मान नहीं, साहब कुछ कहना खौफ चाह रहे किसको हैं। आएगा? उस्मान साहब, मैं शहजाद साहब आपकी तरफ भी आती हूँ जी। उस्मान साहब, टाइम कम है हमारे पास सर। मैं अस्मा साहब ये कहना मैं अस्मा साहब ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा जो है ना मुल्क को, वो जो पीटीआई के सहाफी यूट्यूबर्स है ना, वो डेली एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि सदर पाकिस्तान फारिग होने वाला है, नवाज शरीफ जाने वाला है, शहबाज शरीफ जाने वाला है, मोहसिन नकवी आने वाला है। मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल सिस्टम चलना चाहिए। आप गैलप सर्वे की भी बात कही, आप गैलप सर्वे ये करवा लेना यमीन गंडापुर साहब, बता दें उनके सूबे में क्या है, अभी पता लग जाएगा उनके सूबे में क्या बेहतरी आई है। देखिए, तनकीद करना आसान है, मैंने पहले कहा कि इस मुल्क में आइडियल हालात नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शहजाद साहब, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? दो फिक्रे मैं कहना चाहूँगा। जी, जी, एक प्लीज। तो ये है कि मुझे लगता है कि हम किसी आदमखोर सियासत में जिंदा हैं, जिसमें कोई किसी को खा रहा है और कोई किसी को खा रहा है। और भाई, ये अशराफिया आहिस्ता आहिस्ता का इंतजार नहीं करती, ये शुगर का एक सीजन लगाती है और करोड़ $1 खा जाती है। और हमें कहते हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता 78 साल से एक कहानी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है, हम एक अहम दोराहे पे खड़े हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ये हर सीजन में अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और आगे निकल जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अवामी जज्बात शहजाद फारूकी साहब पहुंचा रहे थे, उसके जवाब में उस्मान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। काशिफ साहब भी चले थोड़े बहुत पुरुमीद तो दिखाई देते हैं। हाँ, अलबत्ता शराज साहब को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी शराज साहब, अभी भी कुछ फरमा रहे हैं आप? नहीं, मैं दो गुजारिश करूंगा। देखिए, हमें फिर हम इस मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं हर दफा कहता हूँ कि द टर्म इज पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर आपकी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम सस्टेन करेंगे तो आपकी इकोनॉमी सस्टेन करेगी। मगर मसला ये है कि फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हम ठीक हो गया सर। 45 से बाहर निकले। आखिरी चीज देखिए, लोकल बॉडीज अगेन इज द सोल्यूशन। आप लोकल बॉडी सिस्टम लाएं और लाके लोगों को एम्पावर करें, ग्रास रूट पे एम्पावर करें, फिर यू कैन गेट द रिजल्ट्स एज वेल। हमारी कोई गवर्नमेंट लोकल बॉडीज लाने के तैयार नहीं है। पंजाब मुसलसल डिले कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। उन्हें पता है कि उनके पावर उनके हाथ से निकल जाएगी। दैट्स द प्रॉब्लम। सही हो गया, सही हो गया जी। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक शामिल करना है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। बट अभी हम प्रोग्राम की क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे होंगे कुछ मुल्की सियासत की, जिस तरह से अभी फरमाए थे शराज साहब के लोकल बॉडीज़ को हमें वो करना होगा। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि जो लोग मुंतखब होकर आते हैं, बार बार उन्हीं से उनके नशस्तें छीन ली जाती हैं, पर नए इंतखाबात की बात होती है। तो कुछ नए इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं मुल्की और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासी सूरत हाल की, जहां पीटीआई के सज़ा याफ्ता नाअहल अराकीन पार्लिमान की नशस्तें खाली करार दी गई हैं और बानी पीटीआई ने नशस्तों पर होने वाले इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया है, जिसके बाद मुमकिना तौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने खड़े दिखाई देंगे। अगरचे बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि वो इस बारे में बानी पीटीआई से बात करेंगे कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में हों या ना हों, बहरहाल ज़िमनी इलेक्शन के इम्कानात हो चले हैं और इस बारे में पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी और क्या वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में लाएगी, और अगर ऐसा होता है तो उनकी जीत के क्या इम्कानात हैं। इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार हैदर अली, जो पंजाब की इलाकाई सियासत में खासे सरगर्म हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, पहले तो क्या आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। सर, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई तो ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करती है उनके ऐलान के मुताबिक, तो आपको लगता है कि बेनिफिशरीज़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे? कुछ नशस्तें हम आपको भी मिलते हुए देख रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें सूरत हाल ये है कि इवन अगर बानी पीटीआई अपने ज़िमनी इलेक्शंस में जो है विड्रॉ ना भी करें, तो भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ इन अ पोजीशन टू परफॉर्म इन पंजाब। और बिलखसूस जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जब से गवर्नर पंजाब आए हैं, ये मौजूदा हमारे गवर्नर साहब हैं, इन्होंने पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जान डाल दी है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ कैंडिडेट्स थ्रू आउट पंजाब एंड जितने भी ज़मीनी इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम पर कुछ हलकों में ऐसी पोजीशन पर है कि जहाँ पर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जीतेगी। अगर पीटीआई I'm really sorry, but अभी आपने बोला कि
गवर्नर साहब ने कुछ ऐसे काम किए हैं, बट हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो चीज़ें, जो डिटेल्स हैं, वो ये बताती हैं कि पंजाब हुकूमत ने 2024 में, मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, 80 मंसूबे शुरू किए थे और उसमें से अभी 1 साल के अंदर वो 50 मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये चीज़ जो है टफ टाइम दे सकती है उनकी कारकर्दगी? इसमें बात ये है कि बिल्कुल पंजाब हुकूमत अपनी पूरी एफर्ट्स कर रही है, वो कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि पंजाब की सूरत हाल क्या है। अभी चंद बारिशें हुई हैं, 2-4 दिन की बारिशें हुई हैं, आपने देखा है कि एक सैलाब का मंजर था। इफ़ यू टॉक अबाउट चकवा, लटक, पिंडी, लाहौर, सब जगह पे था। नहीं, सब जगह पे था ना। तो यही तो अगर आप जो मंसूबे लेकर आ रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि ऑरेंज ट्रेन को कराची में तो हमने थोड़ी सी बारिश हो गई थी, तो हमने देखा था कि वहाँ पे भी लाले पड़े हुए दिखाई देते थे। कराची बेचारे की बदकिस्मती ये है कि कराची को हमेशा जो है वो इस स्टेज पर रखा जाता है। कराची की बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी नहीं, कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची को जो है वो आप समेत तमाम मीडिया समेत सारे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर जब बात आती है पंजाब की तो यहाँ पर सूरत हाल वो नहीं होती। अच्छा, अभी आपने चूंकि मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया तो मैं थोड़ा सा उसको डिफेंड ज़रूर करना चाहूँगी। देखें, मैं खुद कराची में रही हूँ 8 साल, वहाँ ज़रा सी भी बारिश हो जाती है तो क्या सिचुएशन रहती है, वी ऑल नो दैट। कराची पहले से बहुत बेहतर हुआ है। जब से बिलावल साहब ने कंट्रोल संभाला है सिंस 2013 टिल नाउ, कराची में अच्छी डेवलपमेंट हुई है। कराची एक बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से चल रहा है। आप देखें कि हॉस्पिटल्स के अगर सूरत हाल आप देखें, वहाँ पर NICVD बनाया गया है थ्रूआउट सिंध और सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया गया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ परफॉर्मिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपना सोना भी नहीं बेच पाते। और जो PMLN है, आई मीन दे आर गुड इन क्रिएटिंग अ प्रोपेगेंडा, और वो अपना इतना छोटा सा एक रही बराबर काम करते हैं और उसको उठा के जो है आसमान पर ले जाते हैं। देयर मीडिया वर्क इज़ गुड, जो अच्छी चीज़ है उसको हम मानते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, जैसे ये CCD वाला डिपार्टमेंट है। दो के पीपल आर अगेंस्ट इट, बट इफ़ यू टॉक अबाउट मी, आई पर्सनली आई एम इन फेवर ऑफ इट, कि बहुत हद तक जो है वो क्राइम रेट को उन्होंने कंट्रोल किया। जो अच्छी चीज़ है वो मानते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि ऑरेंज ट्रेन आप बना रहे हैं, आप बनाएं, बिल्कुल बनाएं, ज़रूर बनाएं। आप मेट्रोज़ लेकर आएँ, ज़रूर बनाएं। आप सड़कें बनाएं, बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि पंजाब में लोग भूख से मर रहे हैं इस टाइम पर, और सूरत हाल ये है, रोजगार सपोर्ट छोड़ दें पंजाब में। हम Why you supporting them then? Like वफाक में भी आप सपोर्टर हैं उनके, पंजाब में भी आप सपोर्टर हैं, गिले शिकवे आपके ख़त्म नहीं होते, तो फिर मुकाई इस चीज़ को ख़त्म करें सपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं वही गवर्नर साहब वाली चीज़ को कोट करूंगा यहाँ पर कि हमारा PMLN के साथ जो है वो मोहब्बत और प्यार का रिश्ता नहीं है, मजबूरी का रिश्ता है। अगर पीपल्स पार्टी वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस इलेक्शन में आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन PTI को कहा कि आप आएँ और आप हुकूमत बनाएं और हम आपका साथ देते हैं, बट अगर कोई हमारे से बात करने को तैयार नहीं है तो हम मुल्क को तो डीरेल नहीं होने दे सकते। सो बेसिकली, और एंटायर स्ट्रगल इज़ फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम एक डेमोक्रेटिक फोर्स हैं और डेमोक्रेटिकली जो है वो चीज़ों को आगे चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इलेक्शंस जब ज़िमनी हो रहे होंगे तो हम देखेंगे कि किसी के साथ आपका अलायंस कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो, कोई सीट एडजस्टमेंट के ठीक है जी, इतनी सीटें आप रख लें, इतनी आप रख लें, कुछ ऐसा मूड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या पूरा मुकाबला किया जाएगा? मेरे ख्याल से तो पूरा मुकाबला करना चाहिए और किसी के साथ अलायंस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देन अगेन ये पार्टी लीडरशिप का डिसीजन है, ये चेयरमैन साहब का डिसीजन है, बिलावल साहब का, पार्टी लीडरशिप का डिसीजन है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मी पर्सनली, आई वुड से कि हमें मैदान में आना चाहिए, खुल के कैंपेन करनी चाहिए, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। डस्का के नताइज के बावजूद आपको मैदान में आना चाहिए, कोई तैयारी है आपकी तरफ? नहीं, डस्का के नताइज का, डस्का के नताइज 2024 के इलेक्शन में हमारा 1200 वोट था, और ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है इसमें पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पहले से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर थी। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो मुझे बताइए कि ज़रा आप पंजाब में बहुत ज़्यादा मुतहरक दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर आप अटक के अंदर बहुत ज़्यादा सरगर्म है। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी की जब हम बात करते हैं तो उनका दावा ये है कि वो सिर्फ लाहौर में तरक्याती मंसूबे जो हैं उन पर काम नहीं कर रही हैं, ओवरऑल पूरे पंजाब में कर रही हैं। तो इस बात से आप मुत्तफ़िक हैं? इसमें तो चलिए सपोर्ट कर दें, बाकी मैं टिल सम एक्सटेंड इस सपोर्ट चीज़ से एग्री करूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो बेहतरीन काम कर रही हैं। जो देखे, मैं जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उससे आपको सपोर्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बदकिस्मती क्या है कि वो शी इज़ अ वन वुमेन आर्मी। उनकी जो ज़िलाई सतह पर और तहसील की सतह पर जो उनके नुमाइंदे हैं वो सोए रहते हैं घर में,
आई एम सॉरी टू से दिस थिंग बट जो मैंने एटलीस्ट विटनेस किया तो है फिर जहाँ पर काम मैं कैसे हो रहे हैं अगर वो सोए रहते बस काम फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद और ब्यूरोक्रेसी थोड़ी बहुत को कर रही है, वरना जो सियासतदान इनके जो टिकट होल्डर्स हैं या जो इनके एमएनए एमपी अच्छा, हैं उनके ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की, तो ब्यूरोक्रेसी पर तो उनके अपने जमात के जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो इतनी ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं। लेकिन चलिए मुझे ये बता दीजिएगा कि गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब, उन्होंने कहा था कि जी नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम देख रहे होंगे कि बिलावल साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के। ये बात उन्होंने किस बुनियाद पे की? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों की कोई ख़ास जगह बनती देखते नहीं हैं हम लोग। गवर्नर पंजाब ने ये कहा है कि मैं आई जस्ट करेक्ट इट, गवर्नर पंजाब सेड कि हम 2 साल में इतना एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि अगले वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। आज आप इलेक्शन करा लें, आज से 1 साल बाद करा लें, 3 साल बाद जब इनका दिल करे करा लें, अगला वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो होगा। उसकी वजह ये है कि अब लोग जो हैं वो इनसे तंग आ चुके हैं। आप देखें ना, हाँ, लेकिन उसकी शर्त ये है कि 45 फॉर्म 45 के रिजल्ट हमें दिए जाएं तो प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब होंगे। अगर 47 पर होंगे तो हम अभी से अपनी शिकस्त तस्लीम करके बैठ जाते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए हुकूमत तो ये कह रही है कि अगर मेरिट पर होते हैं, इवन गैलप सर्वे आज जिसको भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये बता रहा है कि जो माशी इशारिये हैं पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा मुस्बत हैं, लोग बहुत ज़्यादा हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं। और बहुत सारे लोगों ने गैलप सर्वे के अंदर ये भी कहा है कि जहाँ पहले वो बहुत ज़्यादा रिश्वत देते थे बहुत सारे मामलात में, अब उसकी तादाद से 15% रह गई है। तो हुकूमत तो सही जा रही है, फिर आपको कोई क्यों वोट मैं डालेगा? आपको कहता हूँ ना, आप एक मीडिया पर्सन है, मैं आपको कहता हूँ आप अपना कैमरा लें, माइक लें, मेरे साथ आएँ, मुझे साथ रखें और गवर्नमेंट का हुकूमती नुमाइंदा भी एक साथ रखें। लेट्स गो इन पब्लिक, डू योर लाइव प्रोग्राम, वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आई डोंट बिलीव इन दिस सर्विस बिकॉज मैं जो है वो रूट लेवल पे रह रहा हूँ। लोगों के कारोबार ठप हैं, दिस इज़ रियलिटी। लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं, दिस इज़ रियलिटी। लोगों के पास खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं है, दिस इज़ रियलिटी। आप हालात अब इस हद तक आ गए हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। This is very unfortunate. और rather than making ease for the people of Punjab and Pakistan, this bureaucracy is making life difficult for people. और ये हकीकत है। मैंने आपको अगर लोगों की लाइफ इतनी मिजरेबल है जिस तरह से आप सरदार साहब बता रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बड़ा प्रोग्राम हमें करती हुई दिखाई नहीं देती है पंजाब में। उस तरह से लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं निकाल पाते हैं। बहुत सारे अभी रिसेंट पास्ट में अगर जिक्र कर लें तो कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है पब्लिक के आपके साथ। मैं आपको बताता हूँ, When we talk about Punjab especially. when you're talking about पंजाब, देखें एक तो ये इलेक्शन सीजन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि मोस्ट प्रॉब्ली इन अक्टूबर और नवंबर, मैं लंबी चौड़ी नहीं करता, मैं इंशाल्लाह बीइंग द कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम सॉरी आपने कहा पीपल्स पार्टी गैदर नहीं कर पाते। मैं आपको कहता हूँ कि पिछले तकरीबन 6-8 महीनों में सिर्फ जो गवर्नर पंजाब ने आपने जलसे किए हैं, अगर उसमें आप पब्लिक की तादाद देख लें तो मैं समझता हूँ कि आप ये क्वेश्चन मेरे से ना करें। पीपल आर विलिंग to support and vote for Pakistan People's Party in Punjab, and this is the reality. Why would they support you? Because you are supporting Noon League, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है और लोग उससे खुश नहीं हैं। तो जो लोग उनसे खुश नहीं हैं वो आपसे भी तो नाराज हो सकते हैं उनको सपोर्ट करने पर। Let me correct you. We are not supporting PMLN. We are supporting Pakistan at this point of time. नजरिया ज़रूरत पे आ गए आप। Exactly. If we do not support this government at this point of time, पूरा सिस्टम डीरेल हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा इलेक्शंस वाली साइड पर जाना पड़ेगा, फिर एक लूला लंगड़ा सिस्टम आएगा। नहीं, हम तो रेडी हैं। मैंने आपको बोला यार आप सुबह कर लें, कल इलेक्शन अनाउंस कर दें, परसों कर दें, साल बाद कर दें। पीपल्स पार्टी इज रेडी। पंजाब में पीपल्स पार्टी विल आउट परफॉर्म दिस टाइम इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। एक और चीज़ शायद जिस पर कहा जा रहा है कि आपको परफॉर्म करने का या वो सारी चीज़ें देखने का मौका ना मिले, ये जो बहुत सारी अफवाहें और झूठी मनगढ़ंत खबरें जो हैं, क्योंकि ISPR की जानिब से इसकी तरदीद भी की जा चुकी है कि आसिफ अली जरदारी को हटाने के लिए कुछ प्लान हो रहा है, कुछ चीज़ें इस तरह की, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें आप मुझे 2 मिनट देंगी पूरे जी, प्लीज़ बोलने के लिए। इसमें सबसे पहले तो जिनकी ख्वाहिश है उन पे ये है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बेसिकली सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि अभी आपने देखा है कि रीसेंट पास में जो है पाकिस्तान इंडिया के एक छोटी मोटी झड़प हुई है।
उसमें आप देखें कि That was not a छोटी मोटी झड़प, बाकायदा एक जंग थी जो हमने जीती अब है, बाकायदा एक जबरदस्त जंग है अंदाज जो में। हमारे लिए हम छोटी मोटी कह सकते हैं क्योंकि हमने 3 घंटे पे Yeah, it was उनको छोटी मोटी घुटनों for पे us, ले आए yeah, हैं very true. तो पाकिस्तान आर्मी In जो है that वो उनको context, 3 you're घंटे right. में घुटनों पे ले आई है, तो हम तो इसे छोटी मोटी कह सकते हैं। मैं उसी चीज़ पर आ रहा था कि आप देखें कि 10 दिन पूरे इंडिया ने आपने ड्रोन्स फेंके, आपने मिसाइल्स फेंके, और मैं सलाम पेश करता ठीक हो हूँ गया। अपने सिपह मैं यू विल नॉट इंटरप्ट मी फॉर 60 सेकेंड्स, ठीक है। मैं सलाम पेश करता हूँ सिपह सालार को, जिस हिकमत अमली के तहत उन्होंने ये जंग लड़ी। पूरी दुनिया में आपने देखा है कि 10 दिन इंडिया के जो वो मिसाइल्स थे और वो ड्रोन्स थे वो एक साइड पर, और हमारे 3 घंटे एक साइड पर। ऐसा ही है। अब सूरत हाल क्या है? अब जब वो फील्ड मार्शल को उन्हें ओहदा दिया गया जनरल साहब को, तो अब उसमें बहुत सारे रॉ फंडेड, मुसाद फंडेड, इजराइल के एजेंट्स, ये वही लोग हैं जिन्होंने GHQ पे हमला किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज की वर्दी की तजलील की, पाकिस्तान के झंडे की तजलील की। अब दे हैव नथिंग टू बिल्ड दैट स्टोरी, सो दे आर कुकिंग अप द स्टोरीज ताकि वो पाकिस्तान की फौज को दुनिया में और पाकिस्तान के लोगों के सामने गंदा कर सके। दैट्स इट। उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये बैरूनी दुश्मन है, अंदरूनी दुश्मन नहीं है। कोई पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कोई भी बेवतन पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। देखिए, ये दिस इज वेरी क्लियर। आपके दिल में अगर पाकिस्तान की मोहब्बत है, आप इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एक पॉलिटिकल पार्टी जरूर है, ठीक है, आई वोंट नेम देम, ऑब्वियसली एवरीवन नोज हु आई एम टॉकिंग अबाउट। आप देखें कि वो पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके जो यहाँ से एब्सकॉन्डर्स हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, वहाँ पर जाकर जो है वो प्रोपेगेंडा बिल्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक बड़ी तगड़ी कैंपेन्स चला रहे हैं। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं समझता हूँ कि उनकी इन घटिया हरकतों से पाकिस्तान को या पाकिस्तान आर्मी को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी फ़ौज ने 3 घंटे में यह साबित किया है कि अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वी आर द बेस्ट। ठीक हो गया। मैं कल इसी वी आर द बेस्ट के नोट पर ही आज का जो आपसे हमारा इंटरव्यू है उसको हम ख़त्म करते हैं। बट थैंक यू सो वेरी मच सरदार हैदर अली साहब के आप हमारे इनवाइट करने पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, खासतौर पर ये जो रूमर्स और इस तरह की झूठी खबरें, फेक न्यूज़ हमारे सामने आ रही थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेकर, उस बारे में क्लैरिटी जो है वो हम तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। कल हमारी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।